वेल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोल्स के बारे में और फंडामेंटल एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया। मोल एक तरीके से क्या है, फंडामेंटल एसआई यूनिट है फॉर केमिकल स्पीसीज, पर्टिकुलरली फॉर केमिकल स्पीसीज। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे मास, चार्ज। ओके, आपकी बुक्स में ये सब चीज़ें बुक्स के पहले या बुक्स के एंड में एज ए एडिशनल रिसोर्स दिया रहता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जब आपको क्वेश्चन में कभी करना होता है तब आप उसको ढूंढते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए समराइज कर दूं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे -1 E0, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है -1 E0 जैसे हमने लिखा। तो जो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है इसको हम लोग चार्ज, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है ये। ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी सिंबल के साथ ये लिखा जाएगा तो इसका मतलब जो सबस्क्रिप्ट में है वो चार्ज, और जो सुपरस्क्रिप्ट में है वो क्या है, मास। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 यूनिट एंड मास, इसको हम लोग 0 लिखते हैं। 0 एक्चुअली होता नहीं है, ये रिलेटिव मास है। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, इसलिए इसको 0 हम लोग नेग्लिजिबल बेसिकली मान लेते हैं। रिलेटिव चार्ज -1 यूनिट, -1 यूनिट। क्योंकि बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आपको किसी भी एटम का, किसी भी आयन का चार्ज अगर निकालना है तो आप इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो इसको फंडामेंटली रिलेटिव चार्ज 1 यूनिट लिख दिया गया। हालांकि इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और ये आपको याद भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम्स NKS सिस्टम में, एंड 4.8 × 10⁻10 ESU इन CGS सिस्टम में। रिलेटिव चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? रिलेटिव का मतलब ये है कि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। इसको हम लोगों ने रिपोर्ट किया है। बेसिकली इसको हम लोगों ने -1 यूनिट बोला है। अब हमें किसी का भी चार्ज निकालना होगा तो इसी के मल्टीपल में होगा। बेसिकली रिलेटिव का सेंस यहाँ पर ये है कि हम लोग इसको डायमेंशनलेस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग कोई यूनिट नहीं दे रहे हैं, इसको -1 यूनिट। और इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको इस टेबल से देखनी होगी, इस कॉलम से देखनी होगी। -1.6 × 10⁻19 कूलम्स MKS और CGS में। मास इसी तरीके से, मास हम लोग रिलेटिव ये ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। बट इसकी वैल्यू जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिखा है, बेसिकली ये 0 नहीं है, ये सिंबल, ये रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। तो जब हम लोग एटम के मास की बात करेंगे तो एटम के मास में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन के ही मास को कंसिडर करेंगे, इसके मास को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। सपोज करो कहीं पे आप आयन बना रहे हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया या 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, तो आप उस एटम के मास में कोई चेंज मत लाना अपने कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इस पर्पज से ये आपको दिखाया गया है। मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में -31 एंड ग्राम में -28। तो एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले के लिए ये सारी वैल्यूज, ये सारा डेटा हमेशा तैयार होना चाहिए। ठीक है, एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें हमेशा जो है रेडी होनी चाहिए, बिल्कुल उसके टिप्स पे होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको ये दे दिया है वैल्यू, आप लोग इसको याद रखें। प्रोटॉन सिंबल 1p1, ठीक है, यानी चार्ज 1 यूनिट, मास 1 यूनिट, रिलेटिव +1, चार्ज +1, रिलेटिव मास 1 यूनिट, एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर 1.67 × 10⁻27 और चार्ज +1.6 × 10⁻19। न्यूट्रॉन, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल विच इज न्यूट्रल, रिलेटिव चार्ज 0, रिलेटिव मास 1। सो देखो यहाँ पर
भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ, यानी जो भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इसमें कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही फंडामेंटल हैं और इसको वो लोग तैयार रखें। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमें निकालना है एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल पार्टिकल तो सबको पता है कि अल्फा पार्टिकल इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये है अल्फा पार्टिकल, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब अगर हम लोग इसकी चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होगा इसका वो हो जाएगा 2 यूनिट। 2 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज +1 यूनिट, तो 2 यूनिट। एंड मास हो जाएगा 2 and 2 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, अब अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू अगर आपको इसकी चाहिए तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स एमकेएस सिस्टम में एंड 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का, चाहे वो मैटर एटॉमिक स्केल पर हो, मॉलिक्यूलर स्केल पर हो या बल्क स्टेट में हो, हर कंडीशन में आपको जो भी चार्ज निकालना होगा या जो मास निकालना होगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी आप लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल is 4 times of mass of hydrogen atom. And charge of alpha particle is 2 times of the charge of proton or H plus. Proton or H plus. Don't say hydrogen atom, but आप प्रोटॉन और you can say H plus because H plus means proton. Okay, तो इस तरीके से आप रिलेटिव सेंस में भी जो है 2 टाइम्स 4 टाइम्स लाइक दैट आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप क्वार्क्स की बात करेंगे जिनका चार्ज फ्रैक्शनल होता है, तो आप कहेंगे कि भाई क्वार्क्स का चार्ज 3/2 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक यूनिट बना दी गई है। ठीक है, एक यूनिट, तो इसी को हम लोग रिलेटिव सेंस में रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास, बट इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इस कॉलम में लिखी हुई है। आप सभी लोग इसको नोट कर लें और याद रखें हमेशा। ठीक है, गुड। सी, अब हम लोग बात करते हैं एटम की। तो एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से बनता है। तो जब किसी को ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, सिंपल एटम्स को आप छोड़ दो, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो, तो अगर बाकी आप हायर एटम्स को लेंगे, आप इन जनरल हम लोग बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये एक पर्टिकुलर मैनर में जब अरेंज होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे कि भाई वो एटम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पर्टिकुलर मैनर का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर मैनर का मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बहुत ही स्मॉल एरिया आप कह सकते हैं
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि जिसका साइज लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल ऑर्डर जो है एटम का एक जनरल ऑर्डर जो हमें मिलता है साइज, एटम साइज, इट इज 10⁻10 मीटर ऑर्डर है। और न्यूक्लियस साइज 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का है, एक जनरल ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा यही होगा, बाकी जो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो घट बढ़ सकता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब इस तरीके से अरेंज होंगे तो एटम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एटम हमेशा न्यूट्रल होगा, यानी जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटम की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी ये एटम्स जितने भी हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ एटम्स हैं जैसे हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यही रीजन है कि इन सभी को हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। क्या है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन? मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल की ही डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, मॉलिक्यूल की, इसलिए इनको मॉलिक्यूल, चूंकि ये और किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी कोई भी एटम इनको छोड़ करके, नोबल गैसेस को छोड़ करके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उन्हें 118 एलिमेंट्स में इतने को छोड़ करके बाकी सब कंबाइन स्टेट में नेचर में मिलते हैं। ठीक है, और वो भी अकेले नहीं, उनके बहुत सारे आइसोटोप्स भी साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो ये एटम की प्रॉपर्टी है कि भाई एटम न्यूट्रल होगा और ये फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट दिस। अब देखिए, एटम्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल और कंपाउंड, यानी जब हम एटम को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करते हैं तब हमें जो यूनिट मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला जो वाटर का है वो क्या है? H2O। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। अब देखिए, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। ये तीन एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब कैसे ये एक दूसरे से अरेंज होंगे, कैसे ये स्पेस में अरेंज रहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इसके डिटेल्स की स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूँ। ये जो HOH बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। तो अगर आप इस तरीके से पूरा फीचर नहीं आप बनाते हैं, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन, ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का। ये एक ऐसा थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है जो मैंने बोर्ड पे या इस स्क्रीन पे बनाया है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि ये एग्जैक्ट नहीं है, बट ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके काफी क्लोज है।
मैं तो ये गारंटी नहीं लूँगा कि भाई ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, बिकॉज सबको पता है और आप लोग भी जान लीजिए कि नेचर में जो मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही डायनामिक है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन इस बॉन्ड एंगल में डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, इसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, और उसी के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती रहती हैं, बदलती रहती है। बेसिकली केमिस्ट्री यही है। अभी फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है जिससे कि आप लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के आई मीन और केमिकल फार्मूलों के मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा और डीपली सोचने की कोशिश करें। और जब आप सोचना शुरू करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस लाएंगे अपने अंदर केमिस्ट्री के लिए, थोड़ा जागरूक होंगे, तभी आप एक सही तरीके से केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दूं और ये फार्मूला है, ये ऐसे दिया हो, ऐसे आप वैल्यू डालो। दैट इज नॉट द आई मीन प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी। आपको हर एक टेक्निकल टर्म्स के बारे में, हर एक साइंटिफिक टर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये पता होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे इस सब्जेक्ट को। तो बेसिकली मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। किसमें एग्जिस्ट करेगा? फ्री स्टेट में। कैसा भी फार्मूला मैंने लिखा हो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा H2O, तो H2O ठीक है, ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर इसी के बगल में मैं एक और लिखूं 0.93O, तो इसमें कुछ आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, 0.93 कैसे हो सकता है, आयटम को कैसे हमने फ्रैक्शनलाइज कर दिया, सोचिए। लेकिन ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है मॉलिक्यूल की, ये भी मॉलिक्यूल है, तो ये डेफिनेटली न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन अगर इसको आप इसकी सोच में पड़ जाओ कि भाई ये 0.93 कैसे हो सकता है, ऐसे कंपाउंड्स भी नोन है हमारे केमिस्ट्री में। इन कंपाउंड्स को कहा जाता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्या कहा जाता है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो सोचिए जरा कि आयरन का हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आयरन की दो वैलेंसीज होती हैं, एक आयरन 2+ होता है, एक आयरन 3+ होता है, ठीक है। यानी अगर एक मोल होगा, यहाँ पे आयरन का एक मोल होगा, तो या तो वो आयरन 2+ होगा, या एक आयन होगा तो आयरन 2+ होगा, या आयरन 3+ होगा। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी ये सिचुएशन आती है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, इस तरीके का नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, इसको क्या कहा जाएगा? मेटल डेफिशिएंट। आयरन इज द मेटल, ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल, तो इसको कहा जाएगा मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें आयरन जो है वो दोनों ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होगा, +2 में भी होगा, +3 में भी होगा। अब आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से सिर्फ ये न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज इस पूरे क्रिस्टल पर है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि इसमें कितना आयरन 2+ होगा और कितना आयरन 3+ होगा। ये जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तब मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लोगों को नहीं क्लियर रहती है, कैसे हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे ये नहीं क्लियर होता है, ठीक है। तो अभी तो मैं फिलहाल इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये हो गया बच्चों मॉलिक्यूल्स। एटम्स एक पर्टिकुलर मैनर में जब अरेंज होंगे तभी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनेगा, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं हो सकते, एक प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती। मॉलिक्यूल अलग अलग है
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आइटम सेम हो लेकिन वो डिफरेंट तरीके से अरेंज होकर के डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में आइसोमर्स कहते हैं, कि जब आइटम्स फिक्स हैं, आइटम्स यही हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और डिफरेंट अरेंज हो सकते हैं तो डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं वो, और उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर्स, ठीक है। चलिए धीरे धीरे ये सारी बातें आएंगी हम लोग के सामने। तो ये हो गया बच्चों आइटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, आयंस। अब आयंस क्या होंगे देखिए, क्योंकि हम लोग पहले अपने केमिकल स्पीसीज को समझने की कोशिश करें, फिर मोल्स का कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए आयंस हम लोगों के पास दो तरीके के हैं आयंस। एक को हम लोग कहते हैं कैटायन और दूसरे को कहते हैं एनायन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल Na प्लस, जितना पॉजिटिव लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इसका मतलब सोडियम आइटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसका मतलब एल्यूमिनियम जो न्यूट्रल आइटम था उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। इसका मतलब लेड लेड ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। इसी तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके एग्जाम्पल Cl माइनस, इसका मतलब क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम था जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सल्फेट 2 माइनस, यानी सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। दिस इज फॉस्फेट 3 नेगेटिव, मतलब फॉस्फेट ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो इस तरीके से आयंस जो है वो दो तरीके के होंगे, कैटायन एंड एनायन। और कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा और एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसमें कैटायन और एनायन के बनते समय प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कोई नहीं चेंज आएगा। सिर्फ देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आयंस के बनते समय या आयंस में नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किसके नंबर में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा होंगे और इसी से ये चार्ज डेवलप होगा। तो आयंस के ऊपर जो भी चार्ज आता है दैट इज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा जब कहीं पर भी आयंस का फॉर्मेशन होगा, राइट, गुड। अब देखिए फिर से हम लोग बात करते हैं मोल्स की। तो मोल जो है ये तो ठीक है भाई, ये एसआई यूनिट हो गई, किसके लिए, एसआई यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ केमिकल स्पीसीज। आई विल फोकस ओनली दिस केमिकल स्पीसीज, और जिसके बारे में मैंने ऊपर बात किया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बात कर लिया, एटम के बारे में बात कर लिया, मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लिया, आयंस के बारे में बात कर लिया, ठीक है। एंड एक और हम लोग यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मोल जो है दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए करेंसी फॉर केमिस्ट्स। करेंसी फॉर केमिस्ट्स, तो मोल को हम लोग मान सकते हैं कि मोल जो है ये केमिस्ट्स के लिए क्या है, ये करेंसी है,
करेंसी फॉर केमिस्ट्स। जैसे आपको जो रोल आम आदमी की जिंदगी में करेंसी का है, ये समझ लीजिए कि वही रोल केमिस्ट्स की जिंदगी में मोल्स का है। ठीक है, मोल्स के टर्म में ही हम लोग सारा कैलकुलेशन, सारे रिएक्शंस, सब कुछ मोल्स के टर्म में ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो और मोल्स के लिए जो सेंट्रल पार्ट हम लोगों का बना है वो है Na, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। देखिए, एवोगाड्रोस कांस्टेंट एक ऐसी कड़ी मिल गई है, मोल्स एक ऐसा यूनिट मिल गया है हम लोगों को, जिसकी हेल्प से हम लोग केमिकल स्पीशीज के डिफरेंट क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सबकी रोल है इसमें क्वांटिटी के कैलकुलेशन में एवोगाड्रोस कांस्टेंट का। सी, एवोगाड्रोस कांस्टेंट की ही हेल्प से हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो भी डेफिनेशन आगे हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमें डिफाइन करना है ग्राम एटॉमिक मास, तो कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन को भी बनाने में Na का रोल है, यानी Na के ही रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, इसको समझना है तो भी आपको Na यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको एटॉमिक मास चाहिए तो भी आपको Na के टर्म में देखना होगा, आपको मोलर मास चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए। देखिए, जितने वर्ड्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, जितने टर्म्स मैं लिख रहा हूं, सबकी मीनिंग अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, और सबको मैं डिफाइन करूंगा यहां पे। मॉलिक्यूलर मास, ये मत सोचिएगा सब एक तरीके से बोलने में एक जैसा, मोलर आ रहा है, मॉलिक्यूलर आ रहा है तो सबका मतलब एक है, ऐसा नहीं है। साइंस में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि एक वर्ड की जो हम यूज कर रहे हैं उसकी मीनिंग एक ही, पूरी कोशिश होती है, और यही आप लोगों को सीखना है। तो अगर हमें इन सारी क्वांटिटीज को, इनके बारे में कुछ कैलकुलेशन करना है तो भी हमें मोल्स की जरूरत पड़ेगी, और Na के टर्म में हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फिर अगर कहीं पर भी आपसे कहा जाता है कि फाइंड द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन आयन, कोई भी आयन दिया गया, तो जहां पर भी एक आयन, एक मॉलिक्यूल, एक एटम, इनका कैलकुलेशन, वहां पर भी Na का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो पूरी केमिस्ट्री में जहां पर भी, या फिजिक्स में कहीं पर भी, अगर आप एक एटम मान लेते हैं, कहीं पर भी एक एटम की एनर्जी आप निकालना चाहते हैं, तो तुरंत ध्यान रखिएगा एवोगाड्रोस कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पे, बिना इसके आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा हेल्प करेगा ये इन द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एटसेट्रा। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ, इन द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, यानी कहीं पर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ आयंस निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो भी आपको एक्सेट्रा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा, तो भी आप Na के टर्म में ही उसका सारा कैलकुलेशन करेंगे। बिना Na की हेल्प के आप ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, ना ये डेफिनेशन बना सकते, ना ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो Na हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ
helps in the calculation and defining of the following. ठीक है, तो Na का सेंट्रल रोल है, Na क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो अब मैं सबसे पहले लेता हूं ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास, देखिए तीन टर्म्स हैं यहां पे, एक है ग्राम एटॉमिक मास, दूसरा है एटॉमिक मास, और तीसरा है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तीनों देखिए कैसे डिफाइन किया गया है और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 mole of atoms, mass of 1 mole of atoms। और आप सबको पता है कि 1 मोल एटम्स अगर आपने लिया है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, दैट इज मास ऑफ Na atoms in ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, और दैट इज मीन्स मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। तो क्या यूनिट बनेगी इसकी बच्चों, यूनिट बनेगी ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग हीलियम ले लें, हीलियम एटम की बात करें, वैसे हीलियम एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है, दोनों में ये क्वालिफाई करेगा। तो हीलियम एटम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम्स पर मोल। तो थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करिए कि ये जो 4 ग्राम मास है ये कितने एटम्स का मास है। क्या ये एक हीलियम एटम का मास है, आंसर है नहीं, ये एक हीलियम एटम का मास नहीं है। इट इज नॉट द मास ऑफ 1 हीलियम एटम, ये है मास ऑफ कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फिजिकल बैलेंस लें, मान लेते हैं कि इसमें हमने एक कंटेनर है, इसमें हमने हीलियम एटम लिया है, इस तरीके से हमने हीलियम एटम को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कितने ऐसे लिए हमने, 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे हीलियम एटम्स लिए। तो इनको बैलेंस करने के लिए इधर जो हम मास रखेंगे, इधर जो हम लोग मास रखेंगे वो कितना रखेंगे, 4 ग्राम का बाट इधर अगर रख दें तो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा। यानी इसमें हीलियम एटम्स, एक हीलियम एटम का मास 4 ग्राम नहीं होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हीलियम एटम्स का मास 4 ग्राम होता है। ठीक बात, आ गई बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन एटम लूं तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम is equal to 16 grams per mole, 16 grams per mole, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 16 ग्राम मास है, दिस इज द मास ऑफ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स,
This is the mass of Avogadro's number of collection of Avogadro's number of oxygen atoms. This is not the mass of one oxygen atom, right? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ग्राम एटॉमिक मास के बारे में क्लियर हो गए होंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसको कैसे हम विजुअलाइज करेंगे, राइट? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास की और रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, एंड देन हम लोग धीरे धीरे मोल्स के कैलकुलेशन पर आए।